हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। अब आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। मैं नायरा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल नायरा स्टडी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का जो साइंस का सब्जेक्ट हो जाता है उसके पवन सीरीज के लघुत्तरीय टाइप क्वेश्चंस की सीरीज को पढ़ेंगे, जो कि पार्ट 3 है। इसके पहले पार्ट्स को आपको पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में जाना रहेगा। प्लेलिस्ट पे आप इनको पढ़ सकते हैं जितने भी पार्ट्स हैं, और आप अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। तो चलते हैं, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दें। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आपका हो जाता है, खाद्य श्रृंखला को समझाइए। जलीय पारिस्थितिकीय तंत्र में खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए। तो खाद्य श्रृंखला को सबसे पहले समझना है। और देखिए, इस तरह का क्वेश्चन, खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए, ये आपका 2016 में भी आया था और 19 में भी आया था, इसलिए ये आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बहुत ध्यान से आप लोग इसको देखिएगा। पहले इसके बारे में हम कुछ डिटेल में जान लेते हैं, उसके बाद आंसर की तरफ चलते हैं। तो खाद्य श्रृंखला यानी खाद्य श्रृंखला होती क्या है? एक दूसरे पर सब डिपेंड होते हैं। जैसे समझ लेते हैं इसके द्वारा, यानी कि इस सर्किल के द्वारा। तो जो आपके पेड़ पौधे हो जाते हैं, साग सब्जी हो जाती है ना, जैसे साग सब्जी, मूली, गाजर, ये सब हो जाते हैं, पेड़ पौधे हो जाते हैं ना। तो पेड़ पौधे इसी में तो आते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये उत्पादक हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? तो उत्पादक हो जाते हैं। और ये भोजन कहाँ से बनाते हैं? तो सूर्य के प्रकाश में ये स्वयं से भोजन बनाते हैं, खुद से भोजन बनाते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। ठीक है। अब उसके बाद इनको कौन खाता है? तो इनको देखिए, जैसे खरगोश है ना, खरगोश हो जाते हैं, गाय, भेड़, बकरी, ये सब हो जाते हैं, तो इनको खाते हैं, यानी साग सब्जी को खाते हैं। ये प्योर शाकाहारी होते हैं। फिर उसके बाद ये शाकाहारी जंतुओं को कौन खाता है? तो मांसाहारी जंतु है ना, उनको खाते हैं। यानी कि ये उत्पादक हो जाता है, ये फर्स्ट उपभोक्ता हो जाता है, ये सेकंड उपभोक्ता हो जाता है, और थर्ड उपभोक्ता जैसे आपका शेर, बाघ, ये सब थर्ड उपभोक्ता हो जाते हैं, है ना। ये फर्स्ट हो जाता है, सेकंड, थर्ड उपभोक्ता हो जाता है। उसके बाद सर्वाहारी, जो सभी कुछ खा लेता है, यानी कि देखिए, साग सब्जी भी खा ले और मांस मच्छी भी खा ले, सबको खा ले, तो वो क्या होता है? तो वो सर्वाहारी होता है। और सर्वाहारी कौन होता है? तो मनुष्य होता है। मनुष्य सभी कुछ खा जाता है, कहते हैं चींटी से लगा के हाथी तक सभी का वो सेवन कर लेता है, सभी को वो खा लेता है, और साग सब्जी, फल फ्रूट सभी कुछ खाता है, तो ये सर्वाहारी हो जाता है। उसके बाद देखिए, इस तरह से ये चीज़ें हो जाती हैं। इसमें और पारिस्थितिकी में अगर इसमें से कोई भी एक चीज़ हट जाती है तो हमारा जो खाद्य श्रृंखला हो जाती है, तो यानी फूड चैन, तो उसमें गड़बड़ हो जाता है। अगर पेड़ पौधे ना हो तो खरगोश क्या खाए, खरगोश ना हो तो द्वितीय उपभोक्ता क्या खाए, द्वितीय उपभोक्ता ना हो तो तृतीय उपभोक्ता क्या खाए। मतलब एक दूसरे पे सभी लोग डिपेंड है, इसलिए इसमें से किसी को भी कम नहीं किया जा सकता। ठीक है ना। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब चलते हैं आंसर की तरफ। खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए। तो जीव मंडल के जैव घटक के अंतर्गत उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक आते हैं। इन जैव घटकों की भोजन बनाने तथा उपभोग संबंधित पारस्परिक क्रियाएं जीव मंडल का एक महत्वपूर्ण एवं मनोरंजक लक्षण है। जीवों की श्रृंखला जो भोजन के आधार पर एक दूसरे से संबंधित हो। देखिए, वही चीज आ गई कि एक दूसरे से सब जुड़े हुए हैं, है ना। ये सर्किल है तो एक दूसरे पे सब जुड़े हैं। ये नहीं इसमें से अगर किसी एक को कम कर दिया जाए तो खाद्य जाल बिगड़ जाएगा। तो इसलिए ये एक दूसरे पर सभी लोग निर्भर होते हैं। और आहार श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला ये कहलाती है। आहार श्रृंखला में उत्पादक तथा उपभोक्ता, पारिस्थितिकी तंत्र, जीव मंडल को कोई निश्चित संरचना प्रदान करते हैं, इसको पोषी स्तर कहते हैं। आहार श्रृंखला व केवल जीव मंडल में जैव घटकों की संरचना प्रकट करती है, बल्कि दो महत्वपूर्ण प्रकारों, ऊर्जा एवं पदार्थों एवं स्थानांतरण को प्रदर्शित करती है। एक आहार श्रृंखला के घटक मुख्य रूप से उत्पादक तथा उपभोक्ता होते हैं। किसी क्षेत्र या आवास की आहार श्रृंखला का अध्ययन करने से हमें जीवों में होने वाली पारस्परिक क्रियाओं तथा उसकी परस्पर निर्भरता का ज्ञान हो जाता है। एक सरल आहार श्रृंखला में 3 स्तर होते हैं: उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता तथा द्वितीय उपभोक्ता। ये जो सरल
आपकी खाद्य श्रृंखला हो जाती है तो उसमें कितने होते हैं, तो उत्पादक यानी कि जो पेड़ पौधे हो जाते हैं वो हो जाते हैं। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता, इनको जो खाते हैं यानी खरगोश मान लेते हैं, यहाँ पे खरगोश हो जाता है। और उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता जो इनको खाते हैं यानी कि जो मांसाहारी होते हैं वो इनको खाते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता। तो जो अगर सरल आहार श्रृंखला आ जाती है तो आप उसमें उत्पादक, प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीय उपभोक्ता आप लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद देख लेते हैं जीवमंडल के जलीय पारितंत्र में भी 5 रीतियां होती हैं, परंतु ये स्वादल में पाई जाने वाली रीतियों से भिन्न होती हैं। इन्हें निम्नोक्त दर्शाया जा सकता है। प्रकाश संश्लेषण, देखिए जब भी भोजन बनता है तो किसमें बनता है, तो प्रकाश संश्लेषण तो आपका महत्वपूर्ण हो ही जाता है। और ऐसा नहीं है कि प्रकाश संश्लेषण सिर्फ पौधों को ही दिया जाता है, क्योंकि क्या होता है, सूर्य का प्रकाश हमें भी प्राप्त होता है, पशु पक्षियों को भी प्राप्त होता है, पेड़ पौधों को प्राप्त होता है, भूमि को प्राप्त होता है, जल को प्राप्त होता है, सभी को। ऐसा नहीं है सूर्य सिर्फ बंटवारा करता है ना, सभी को सूर्य अपनी रोशनी देता है निस्वार्थ, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। अब इसमें देखिए जो शैवाल यानी पादप, तो सबसे पहले जो उत्पादक होते हैं वो स्थल हो या जल हो, तो वो उसमें पेड़ पौधे ही होते हैं, यानी शैवाल इसमें हो जाता है, तो ये उत्पादक हो जाता है। लघु जंतु उपभोक्ता फर्स्ट हो जाते हैं, कौन हो जाते हैं, तो लघु जंतु। उसके बाद छोटी मछली द्वितीय यानी सेकंड उपभोक्ता हो जाता है, बड़ी मछली थर्ड उपभोक्ता हो जाता है, और वृहत मछली फोर्थ उपभोक्ता हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा सा उससे भिन्न है। उसमें क्या था, जैसे जो खाद्य जाल जो स्थल पर पाया जाता है तो उसमें शाकाहारी, फिर मांसाहारी, फिर सर्वाहारी, इस तरह से, फिर अपघटक। और इसमें क्या है कि है मछली, लेकिन क्या है, पहले लघु जंतु हैं यानी छोटे जंतु जो हैं, फिर उसके बाद छोटी मछली हैं तो उनको खाती हैं, फिर उसके बाद छोटी मछलियों को बड़ी मछली खाती हैं, और फिर बड़ी मछलियों को वृहत मछली खाती हैं। और ये भी मांसाहारी है, इसमें ये भी मांसाहारी, ये भी यानी द्वितीय उपभोक्ता भी मांसाहारी है, तृतीय उपभोक्ता भी मांसाहारी है, और फोर्थ उपभोक्ता भी मांसाहारी है। और जो लघु जंतु हैं वो शाकाहारी हैं, यानी उन्होंने किनको खाया, तो शैवाल पादप यानी पेड़ पौधों को उन्होंने खाया जो लघु जंतु हैं। उसके बाद उसको छोटी मछली ने, छोटी मछली को बड़ी मछली ने, और बड़ी मछली को उससे बड़ी मछली यानी वृहत मछली ने खाया। तो इस तरह से आप चित्र के द्वारा अपने आंसर को सॉल्व कर सकते हैं। और मैं आप लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह के क्वेश्चंस आए तो आप इसी तरह से ग्राफ बनाएं, चित्र बनाएं, अच्छे से चीज़ों को समझाएं, तो इसमें क्या होता है, नंबर आपको पूरे मिलते हैं। और ये नहीं कि जैसे कि आपका ये क्वेश्चन है कि इसमें तो दिए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य श्रृंखला का वर्णन कीजिए अथवा खाद्य श्रृंखला को संक्षेप में समझाइए। अब यहाँ पे कोई चित्र नहीं आया, कोई ग्राफ नहीं आया, कुछ भी नहीं आया, लेकिन आपको क्या करना है, आपको अच्छे से तैयार करना है और उसमें आपको खाद्य जाल भी बनाना रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। क्वेश्चन आपका हो जाता है पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल को उदाहरण सहित समझाएं। तो खाद्य जाल, अब देखिए ये 2020 में आपका आया हुआ क्वेश्चन है। फिर है खाद्य जाल को समझाइए, एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए। अब देखिए यहाँ पे सचित्र वर्णन की बात नहीं हुई, लेकिन फिर भी आपको क्या करना है, सचित्र वर्णन ही करना है, चित्र सहित आपको आंसर देना है। फिर आपका जो देखिए ये क्वेश्चन है तो इसमें तो आपका सचित्र वर्णन अथवा मतलब क्वेश्चन करके दिए। फिर खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, ये 2018 में आया है। अब अगर खाद्य जाल से आप क्या समझते हैं, इतना ही आ जाए तो आप ये सोचें क्वेश्चन तो इतना ही आया है तो हम इतना ही लिख देते हैं, हम इसमें क्यों सचित्र वर्णन करें। मगर ऐसा कुछ भी नहीं है। लघुत्तरी में आए तो आप जरूर से जरूर करें, और अति लघु में आए तब भी आप एक लाइन में उसको समझा जरूर दें, है ना। जैसे सूर्य बना दे, फिर उसके बाद देखिए आपने यहाँ पे सूर्य बना दिया, यहाँ पे उत्पादक बना दिया यानी पेड़ पौधे बना दिए। कुछ भी आप पेड़ पौधे में जैसे भी आप गाजर, मूली, चुकंदर कुछ भी बना दें और पेड़ पौधे बना दें, या आप जो है सिर्फ वहाँ पे लिख दें। ऐसा नहीं है कि चित्र जैसे नहीं, टाइम नहीं होता है तो जिसे स्पीड में जो बना लेता है वो चलो बना ले, अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं आता तब भी आप पेड़ पौधे लिख दें, नामकरण कर दें, तब भी आपका सही रहेगा, है ना। लेकिन करना ज़रूर है आपको। और अगर आप लोग चित्र वाइज अच्छे से चित्र बना पाए तो बहुत ही अच्छी बात है। तो चलते हैं, जीवमंडल के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं होती हैं। एक ही भूभाग में भी एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं सक्रिय हो सकती हैं। उदाहरण के लिए एक घास स्थल में निम्नलिखित 3 प्रकार की खाद्य श्रृंखलाएं देखी जा सकती हैं। सबसे पहले देखिए घास आपकी क्या हो जाती है, तो घास हो जाती है ना।
घास हो जाती है। उसके बाद टिड्डा, घास को कौन खाता है? तो टिड्डा खाता है। ये क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता। टिड्डे को कौन खाता है? तो गिरगिट और छिपकली खाते हैं, तो ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। और छिपकली और गिरगिट को कौन खाता है? तो बाज, ये तृतीय उपभोक्ता हो जाते हैं। उसके बाद सेकेंड जो खाद्य जाल बन रहा है, तो हरे पौधे। देखिए हरे पौधे आपके उत्पादक होते हैं और ये प्रथम श्रेणी में ही आते हैं, प्रथम आप इसको ही लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता जो है तो वो चूहे हो जाते हैं, जैसे चूहे हैं। फिर उसके बाद चूहों को कौन खाता है? बिल्ली और सांप, ये द्वितीय हो जाते हैं। फिर इनको कौन खाता है? तो तृतीय में बाज और शेर हो जाते हैं। फिर थर्ड में घास, देखिए सब कहीं घास, हरे पौधे, पेड़ पौधे यही आ रहे हैं, यानी कि ये उत्पादक है। उसके बाद प्राथमिक उपभोक्ता में खरगोश, भेड़, हिरन ये हो जाते हैं। भेड़िया द्वितीय उपभोक्ता हो जाता है, क्योंकि भेड़िया इन लोगों को खाता है, जैसे खरगोश को, भेड़, हिरन को खाता है। फिर भेड़िया जो द्वितीय उपभोक्ता है उसको कौन खाता है? तो शेर और चीता खाता है, तो तृतीय उपभोक्ता हो जाता है। अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि आपका देखिए यहाँ पे सबसे पहले पेड़ पौधे हो जाते हैं, है ना, पेड़ पौधे हो गए। अब पेड़ पौधों को कौन खाता है? कीट भी खाते हैं, प्लस खरगोश भी खाते हैं, प्लस चूहे भी खाते हैं, है ना, ऐसे तो होता है। फिर इन कीटों को कौन खाता है? तो मेंढक खाते हैं, है ना। मेंढक को कौन खाता है? तो सर्प खाते हैं। और चूहों को देखिए, चूहे को सर्प भी खा सकता है, बाज भी खा सकता है। भाई बाहर निकला चूहा बिल से और वो जा रहा है, तो अगर सांप निकला, सांप ने उसको पकड़ लिया और खा डाला। और अगर बाज ऊपर से उड़ते हुए उसने, क्योंकि उसकी नजरें बहुत तेज होती हैं, जैसे ही देखा कि जा रहा है चूहा, उसको खा लिया। यानी कि ये एक ही शर्त नहीं कि इसको सिर्फ बाज ही खाता है या सिर्फ सर्प ही खाता है, दोनों खाते। पेड़ पौधों को देखिए कीट भी खाते, खरगोश भी खाते, बकरी भी खाती है, तो इस तरह से हो जाते। तो ये एक सरल आपका खाद्य जाल हो जाता है, ठीक है ना। तो आई होप आप लोगों को चीजें समझ में आई होंगी, आप इसी तरह से खाद्य जाल बनाइएगा। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। खाद्य जाल को समझाइए, एक सरल खाद्य जाल का सचित्र वर्णन कीजिए, खाद्य जाल व खाद्य श्रृंखला में अंतर स्पष्ट कीजिए। अब यहाँ पे क्या करना है, ये देखिए 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है, यानी कि आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो खाद्य जाल को सबसे पहले तो आप समझाएंगे कि खाद्य जाल होता क्या है। तो जैसा कि अभी हम लोगों ने डिटेल में जाना कि खाद्य जाल क्या होता है, सभी एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, निर्भर होते हैं। अगर उसमें से किसी एक चीज़ को कम कर दिया जाए तो आपका खाद्य जाल नहीं पूर्ण हो पाएगा, है ना। तो इस तरह से हो जाता है। उसमें आप दिखा भी सकते हैं कि पेड़ पौधों को छोटे जानवर जो शाकाहारी होते हैं, उसके बाद जो मांसाहारी होते हैं उसको खाते हैं, उससे बड़े जो जानवर होते हैं वो सेकंड उपभोक्ता होते हैं उसको खाते हैं, उसके बाद थर्ड उपभोक्ता में आ जाते हैं। तो इस तरह से आप बना सकते हैं। उसके बाद खाद्य श्रृंखला, यहाँ पे देखिए प्रश्न है, खाद्य श्रृंखला तथा खाद्य जाल में अंतर स्पष्ट कीजिए। आप क्वेश्चन इस तरह से आए या इस तरह से आए, आपको आंसर ऐसे ही देना है। तो सबसे पहले ऐसे लाइंस कर लेंगे और उसमें क्या करेंगे, खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल ऐसे हेडिंग डाल लेंगे अच्छे से लाइन वाइन करके, ठीक है ना। उसके बाद किसी भी पारितंत्र में जीवधारियों की एक श्रृंखला जिसमें एक जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है या दूसरे का आहार बनता है, खाद्य श्रृंखला कहलाती है। यही चीज तो है, या तो वो क्या करता है, जीवधारियों की ऐसी श्रृंखला जिसमें जीवधारी दूसरे का उपभोग करता है, दूसरे का उपभोग करता है, यानी कि पेड़ों का उपभोग छोटे जानवर का बड़े जानवर, उससे ये प्रथम उपभोक्ता करता है, द्वितीय उपभोक्ता करता है, तृतीय उपभोक्ता करता है, या दूसरे का आहार बनता है। अब यहाँ पे देखिए चीज एक ही है, इसमें लफ्जों में कहते हैं नहीं चेंजिंग है थोड़ी सी लफ्ज में, कि ये दूसरे का बनते हैं। अब क्या है, अब जैसे पेड़ पौधे हैं, देखिए जैसे पेड़ हैं, तो ये पेड़ किसका बन रहे हैं, ये खरगोश का बन रहे हैं ना, भोजन बन रहे हैं, तो ये बन गए, या तो ये बने और या इनसे ये प्राप्त करें, बात तो एक ही है। या आप किसी को चीज दो या वो आपसे ले, हुआ क्या, आपने उसको वो चीज दी और उसने ली। तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसने, जैसे मान लीजिए कोई एक लड़की राधा है, राधा ने आपसे पेन लिया या आपने राधा को पेन दिया, है ना, लफ्जों में फर्क है लेकिन पेन किसको मिला, राधा को, और दिया किसने, आपने। तो यहाँ पे यही चीज हो जाती है। उसके बाद है किसी भी पारितंत्र में विद्यमान अनेक खाद्य श्रृंखलाओं की परस्पर अंतःक्रिया से जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं। यानी जो जटिल जाल बनता है उसे खाद्य जाल कहते हैं, और जो या तो उनका भोजन बनते हैं या दूसरे प्राप्त कर लेते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, तो वो आपका खाद्य श्रृंखला हो जाती है। आहार श्रृंखला में जीवों की संख्या निश्चित 5 से 6
तक होती है। किसी खाद्य जाल में अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। यानी देखिए, अगर खाद्य श्रृंखला की बात की जाए तो उसमें 5 से 6 तक होते हैं, और जो खाद्य जाल होता है उसमें अनगिनत जीवधारी हो सकते हैं। खाद्य श्रृंखला में किसी जीवधारी का केवल एक निश्चित स्थान होता है, और खाद्य जाल में एक जीव विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं से भिन्न भिन्न स्थान पर यानी स्थान रख सकता है। तो इस तरह से ये आपके अंतर हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पहले ये वाला देख लेते हैं फिर से एक बार, कि सचित्र वर्णन करना है। तो चित्र तो देखिए ये हो गया जो हमने फर्स्ट आप लोगों को पहले से ही बता रखा है कि इस तरह से 3 सीरीज बनती हैं, और ये चित्र तो इसमें बार बार रिवीजन करने की नहीं है, कि मतलब रिवीजन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन अभी जस्ट पढ़ा है तो आप लोग चित्र बना लेंगे, अच्छे से बना लेंगे, है ना। तो आप इस तरह से चित्र बना दीजिएगा चित्र वाइज, चाहे इस तरह का क्वेश्चन आ जाए आपका, या आपका इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, तो आप सब चित्र वाइज इसमें आंसर लिखिएगा, ठीक है ना। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है अयस्क क्या होते हैं। तो अयस्क जिस खनिज से किसी धातु को प्रचुर मात्रा में अल्प व्यय पर आसानी से प्राप्त किया जा सके, उस खनिज को विशिष्ट धातु का अयस्क कहते हैं। लेड की गैलेना, पीबीएस से कॉपर, पायराइड, CuFeS2 से कॉपर की प्राप्त करते हैं। इस प्रकार गैलेना, कॉपर, पायराइड क्रमशः लेड व कॉपर के अयस्क हैं। किसी भी धातु के कई अयस्क हो सकते हैं, परंतु जिससे भी वह धातु अल्प यानी कम व्यय पर प्राप्त हो वह उसका प्रमुख अयस्क कहलाता है। जैसे लेड का मुख्य अयस्क गैलेना है। क्वेश्चन है निस्तापन व भर्जन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाएं। तो निस्तापन से, और यहाँ पे ये आपका 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है, या इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है निस्तापन से आप क्या समझते हैं। तो निस्तापन प्रक्रम में सांद्रित अयस्क को उसके गलनांक से कम ताप पर वायु की अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। इससे अयस्क में उपस्थित नमी तथा अनुवाष्पशील अपद्रव्य उड़ जाते हैं तथा धातु कार्बोनेट व धातु हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। निस्तापन के पश्चात प्राप्त होने वाले पदार्थ में धातु की प्रतिशत मात्रा अधिक होती है तथा प्राप्त ठोस सरंध्र होता है। निस्तापन परावर्तनी भट्ठी में किया जाता है। अयस्कों के निस्तापन में होने वाली रासायनिक अभिक्रिया निम्न प्रकार है। तो आप देखिए बहुत अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा, और इस तरह से आप जो ये बॉक्साइड है इसका सूत्र ये सब आप अच्छे से याद रखिएगा, और हो सके तो कम से कम आप जब भी इसको पढ़ें तो 5 से 6 बार इसको लिखें, फिर जब रिवीजन करें फिर 5 से 6 बार लिखें। तो आपका क्या है, आपकी हैबिट पड़ जाएगी, और आपका ये जो फॉर्मूला है ये एकदम से तैयार हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिख लिख के जब आप तैयार करेंगे तो इसमें आप लोगों को डाउट नहीं रहेगा और अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो ये बॉक्साइड हो जाता है। तो Al2O3 का डॉट 2S2O एरो, यहाँ पे ये डेल्टा हो जाता है। Al2O3 + 2S2O एरो, ये हेमेटाइट Fe2O3 डॉट NH2O, और यहाँ पे ये डेल्टा जैसा ये, और उसके बाद Fe2O3 + NH2O हो जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। भर्जन या जारण से आप क्या समझते हैं। तो भर्जन या जारण अयस्क को वायु की नियंत्रित मात्रा की उपस्थिति में उसके गलनांक से कम ताप पर गर्म करना भर्जन कहलाता है। इस पद का मूल उद्देश्य अयस्क का ऑक्सीकरण है। भर्जन में विभिन्न रासायनिक परिवर्तन जैसे ऑक्सीकरण, अपचयन, क्लोरीकरण इत्यादि होते हैं, जबकि निस्तापन में सामान्यतः कार्बनिक पदार्थ ऑक्सीकृत होकर हट जाते हैं। भर्जन क्रिया में धातु सल्फाइड का ऑक्सीकरण धातु ऑक्साइडों में हो जाता है तथा अयस्क में उपस्थित SSE, AS, SB इत्यादि ऑक्सीकृत होकर उड़ जाते हैं तथा धातु ऑक्साइड रह जाता है। यदि भर्जन क्रिया करते समय कोई अपचायक भी उपस्थिति हो तो ऑक्साइड धातु में अपचयित हो जाता है, जैसे PbO + CO, एरो Pb + CO2। भर्जन क्रिया सामान्यतः परावर्तनी भट्टी अथवा वाल्या भट्टी में कराई जाती है। वे धातुएं जिनके अपचयन द्वारा धातु प्राप्त करना कठिन होता है उनको हैलाइट में परिवर्तित किया जाता है। इसके लिए धातु अयस्कों को हैलोजन सामान्यतः क्लोरीन के साथ भर्जन करते हैं।
क्वेश्चन आपका हो जाता है परावर्तनी भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए। तो परावर्तनी भट्टी या भट्टी अग्निशय ईंटों की बनी होती है तथा इसकी लंबाई 10 से 100 फीट तक हो सकती है। इस भट्टी की विशेषता यह है कि इसमें कार्बन युक्त ईंधन अयस्क तथा धातु के संपर्क में नहीं आता है। इस भट्टी के 3 भाग होते हैं, अग्निस्थान, भट्टी का तल, चिमनी। इसमें देखिए सचित्र वर्णन करने की बात हो रही है, तो इसका चित्र हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे जो आपका पार्ट 4 होगा, ठीक है ना। इसमें थोड़ा सा समझ लेते हैं कि भट्टी किस तरह की होती है, ठीक है ना। तो इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, बाकी जो सचित्र वर्णन भट्टी का होगा तो वो हम नेक्स्ट क्लास में लेकर आएंगे, सचित्र वर्णन, ठीक है ना। तो समझ लेते हैं भट्टी को। तो कुछ इस तरह की होती है, देखिए ऐसे और इस तरह से नामांकित होती है, ठीक है ना। तो इसको नामांकित चित्र हम बनाकर लेकर आएंगे आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद इस तरह से कुछ होती है, ठीक है ना। और यहाँ पे नामकरण ये पानी हो जाता है, पानी का जैकेट। और यहाँ पे आपकी हो जाती हैं व्यर्थ गैसें, और ये हो जाता है भर्जित अयस्क, भर्जित अयस्क। तो इस तरह से ये नामकरण हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने अभी जैसा कि आप लोगों को बताया कि नेक्स्ट क्लास में इसका चित्र लेकर आऊँगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर फिर से वालिया भट्टी का सचित्र वर्णन कीजिए या वालिया भट्टी की कार्यविधि को समझाएं। तो यहाँ पे समझ लेते हैं। वालिया भट्टी, इस भट्टी को वालिया भट्टी इस कारण कहते हैं क्योंकि उच्च ताप प्राप्त करने के लिए इसमें वायु की तेज धारा प्रवाहित करते हैं। यह भट्टी स्टील की बनी होती है तथा इसकी ऊंचाई 50 से 60 मीटर तथा अधिकतम चौड़ाई 14 मीटर हो सकती है। इसके अंदर की ओर अग्निशय ईंटें लगी होती हैं। भट्टी के मुंह पर धान को अंदर भेजने की व्यवस्था होती है। इस भाग को हॉपर कहते हैं। इसमें कप तथा कोन लगे होते हैं। भट्टी के निचले भाग में ट्वियर की व्यवस्था होती है, जिसकी सहायता से गर्म वायु लगभग 600 डिग्री सेल्सियस की धारा मिट्टी में प्रवाहित हो जाती है। इस भट्टी में ताप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ने पर बढ़ता है। सबसे ऊपरी खंड में इसका ताप 200 से 300 डिग्री सेल्सियस तथा सबसे नीचे के खंड में इसका ताप 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। भट्टी के निचले भाग को चूल्हा या हट कहते हैं। इस भाग में गलित धातु मल और गलित धातु एकत्रित होते रहते हैं। हर्थ में लगे 2 निकास द्वारों क्रमशः ऊपर के द्वारा अपचयन के पश्चात प्राप्त गलित धातु मल और निचले द्वार द्वारा गलित धातु बाहर निकालते रहते हैं। भट्टी का बीच का लंबा भाग जो 2 शंकुओं बॉडी तथा बॉश में बना होता है शेफ्ट कहलाता है। ऊपर का लंबा शंकु बॉडी व नीचे का छोटा शंकु बॉश स्टील के बने होते हैं तथा इसमें अग्निशय ईंटों का अस्तर लगा होता है। इस भट्टी में विभिन्न तापमानों पर विभिन्न अभिक्रियाएं होती हैं। इस भट्टी का उपयोग मुख्यतः अपचयन तथा परगलन में होता है। FeCu Pb इत्यादि के अयस्कों का अपचयन इसी भट्टी में किया जाता है। अयस्क कोक व उचित गालक का मिश्रण हापर के द्वारा भट्टी में डालते हैं। ऊपर से नीचे आता मिश्रण धान अधिक से अधिक ताप पर गर्म होता जाता है क्योंकि भट्टी का ताप ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है। भट्टी में होने वाली विभिन्न रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गालक भी गैंग के साथ अभिक्रिया करते हुए गलित धातु मल बना लेता है जो तल में एकत्रित होता रहता है। कॉपर के निष्कर्षण में प्रयुक्त वालिया भट्टी अपेक्षाकृत छोटी, लगभग 6 से 8 मीटर ऊंची व 1 से 2 मीटर व्यास होती है। इसके बाहर पानी की जैकेट भी लगी होती है। तो इस तरह से हो जाता है, जैसा कि पहले ही क्वेश्चन में बता चुकी हूँ कि इसका चित्र मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी, ठीक है ना फ्रेंड्स। उसके बाद क्वेश्चन हो जाता है धातुओं को संक्षारण से बचाने के लिए किन्हीं 2 विधियों का उल्लेख कीजिए। तो धातुओं की संक्षारण द्वारा हानि से देश की अर्थव्यवस्था को बहुत हानि पहुंचती है। धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए आवश्यक है कि धातुओं को नमी तथा हवा यानी ऑक्सीजन से बचाया जाए।
धातुओं को क्षरण से बचाने के लिए निम्नलिखित विधियों का उपयोग किया जाता है। पेंट का लेप चढ़ाकर, तो धातु की वस्तुओं की सतह पर पेंट लगाकर उसे क्षरण से बचाया जा सकता है। इसी कारण स्टील के फर्नीचर, लोहे के पुल, रेत के डिब्बे, बस, ट्रक आदि को पेंट किया जाता है। हमारे घरों में भी लोहे और स्टील के बनी हुई कई वस्तुओं पर पेंट किया जाता है ताकि वे जंग से सुरक्षित रहें। ग्रीस या तेल लगाकर, तो तेल या ग्रीस की परत धातु का वायु और नमी से संपर्क समाप्त कर उसके संक्षारण को रोकती है। आपने देखा होगा कि नए औजारों जैसे कैंची, चाकू पर ग्रीस या तेल लगाकर रखा जाता है ताकि उन पर जंग ना लगे, क्योंकि ये देखिए सभी के घर में होता है, क्योंकि चीज़ें भी सभी के घर में है। तो देखिए पेंट भी किया जाता है, प्लस जैसे ये सब चीज़ें हो जाती, कैंची, चाकू, तो इनमें भी ग्रीस लगाई जाती है। तो इस तरह से क्या किया जाता है, तो इनका देखिए संक्षारण से बचाने के लिए दो विधियों का उल्लेख करना था, तो पेंट या लेप चढ़ाकर और ग्रीस या तेल लगाकर हो जाता है। गैल्वेनीकरण, धातु चढ़ाना, विद्युत लेपन, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मिश्र धातु बनाकर। अब मिश्र धातु क्या है इसको समझ लेते हैं। कई बार शुद्ध रूप से धातु को आवश्यक उद्देश्यों के लिए उपयोग में नहीं लाया जा सकता। धातु के अन्य धातुओं अथवा धातुओं की उचित मात्रा मिलाकर उसमें वांछित गुण धर्म प्राप्त किए जा सकते हैं। ऐसे मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं। या मिश्र धातु दो या अधिक धातुओं या धातुओं का समांगी मिश्रण है। दो या दो से अधिक धातुओं को पिघली हुई अवस्था में मिलाने पर मिश्र धातु प्राप्त होती है। मिश्र धातु के भौतिक एवं धात्विक गुण अपने मूल धातु के गुणों से भिन्न एवं श्रेष्ठ होते हैं। स्थायित्व, चमक एवं श्रेष्ठ गुणों के कारण दैनिक जीवन में इनका अधिक उपयोग होता है। कुछ प्रचलित मिश्र धातु का संगठन इस प्रकार है। मिश्र धातु पीतल, कांसा, सोल्डर, स्टेनलेस स्टील ये हो जाते हैं। अब समझ लेते हैं, ये आज की सीरीज का लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। मेंडलीफ के आवर्त सारणी की सामान्य विशेषताएं लिखिए। संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग व कितने आवर्त हैं, ये 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन हो जाता है मेंडलीफ की आवर्त नियम का उल्लेख करते हुए मेंडलीफ की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण लिखिए। क्वेश्चन कोई भी हो, आंसर आपको ऐसे ही देना है, ठीक है ना। मेंडलीफ का आवर्त नियम। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण उनके द्रव्यमान के आवर्ती फलन होते हैं। मेंडलीफ ने सभी ज्ञात तत्वों को उनके बढ़ते हुए द्रव्यमानों के अनुसार व्यवस्थित करके एक सारणी बनाई, जिसे मेंडलीफ की आवर्त सारणी कहते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के सामान्य लक्षण। प्रत्येक आवर्त में तत्वों की व्यवस्था उनके बढ़ते परमाणु द्रव्यमान के क्रम में है। सेकंड नंबर पर हो जाता है एक ही समूह में स्थित तत्वों के गुण जैसे संयोजकता, विद्युत धनात्मक या विद्युत ऋणात्मक आदि में समानता होती है। थर्ड नंबर पर हो जाता है प्रत्येक आवर्त में बाएं से दाएं चलने पर तत्वों की ऋण विद्युत संयोजकता कम होती है, अर्थात धन विद्युत संयोजकता बढ़ती जाती है। अपेक्षाकृत कम परमाणु द्रव्यमान उसका मौलिक गुण है जो उस तत्व की विशेषता दर्शाता है। फिफ्थ नंबर पर हो जाता है तत्व का परमाणु द्रव्यमान उसका मौलिक गुण है जो उस तत्व की विशेषताएं दर्शाता है। 6 नंबर पर है सारणी में रिक्त स्थान वाले तत्वों के गुणों को पहले से ही बताया जा सकता है। 7 नंबर पर हो जाता है सारणी में मुख्य तत्व ऐसे स्थान पर रखे गए हैं जिनके अनुसार उनके गुण भी थे। बाद में उन तत्वों के परमाणु द्रव्यमान में संशोधन हुआ तथा उन्हें सारणी में उचित स्थान रखा गया। मेंडलीफ की संशोधित आधुनिक आवर्त सारणी में फर्स्ट टू 8 तक तथा 0 कुल मिलाकर 9 वर्ग या समूह में तथा 1 से 7 तक कुल 7 आवर्त हैं। तो इस तरह से ये आपका सेशन कंप्लीट हो जाता है। आई होप आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दें जिससे कोई भी नोटिफिकेशन हो वो आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और स्टडी को कंटिन्यू करें। थैंक यू।